अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ्रैंकल एक्सरसाइजेज के बारे में। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, टेक्निक्स एंड देन प्रोग्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में ये है कि डॉक्टर एच.एस. फ्रैंकल जो कि सेंटोरियम एक हॉस्पिटल था जहाँ की क्रोनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता था। वहाँ पे ये मेडिकल सुप्रीडेंट थे डॉक्टर एच.एस. फ्रैंकल। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था फ्रैंकल एक्सरसाइज को। इन्होंने स्पेशल स्टडी की थी। एक डिजीज़ थी टेबिस डोर्सालिस। अब इस डिजीज़ में क्या होता है टेबिस डोर्सालिस में, इसमें ये है कि जो स्पाइनल कोड होता है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ आपको। नज़र आ रहा है? मैं रफ सा बना रही हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये मेरे पास एक स्पाइनल कोड है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका डॉर्सल कॉलम है, डॉर्सल कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डॉर्सल कॉलम में इस डिजीज़ टेबिस डोर्सालिस, एक्चुअली टेबिस डोर्सालिस में टेबिस मीन वेस्टिंग एंड डोर्सालिस मीन डॉर्सल कॉलम। डॉर्सल कॉलम को हम ले रहे होते हैं डोर्सालिस से। यहाँ पे जो डॉर्सल कॉलम है इसकी वेस्टिंग हो जाती है, मीन्स की डीजनरेशन हो जाती है इस कॉलम की। इसकी वजह से एक सिम्टम आता है जो कि एटेक्सिया है। ये इस डिजीज़ का प्रोमिनेंट सिम्टम है। इस एटेक्सिया में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो लॉस हो जाती है, मूवमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट हो जाती हैं, ठीक है, अनकंट्रोल हो जाती हैं। अनकंट्रोल मूवमेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये डॉर्सल कॉलम है ये कैरी कर रहा होता है सेंसरी इनपुट, ठीक है, सेंसरी इनपुट। जो हमारी बॉडी में सेंसेशन है ना, ब्रेन तक लेके जा रहा होता है ये हमारा डॉर्सल कॉलम। अगर तो इसकी डॉर्सल कॉलम की डीजनरेशन हो रही है तो ये सेंसरी इनपुट नहीं लेके जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन को ये सिग्नल नहीं देगा मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स में ना प्रोप्रियोसेप्टर्स होती हैं, बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे एक काइनेस्थेटिक सेंसेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, काइनेस्थेटिक सेंसेशन। तो इसमें क्या होता है काइनेस्थेटिक सेंसेशन में, ये सेंसेशन जो है हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को ये डिटेक्ट कर रही होती हैं। यानी कि ये एक एबिलिटी है इंसान की कि वो ब्रेन तक ये सिग्नल जा रहे होते हैं हमारे जॉइंट्स के थ्रू कि बॉडी की कौन सी पोजीशन है, जॉइंट्स की पोजीशन क्या है, और बॉडी जब मूव करती है, कोई भी पार्ट मूव कर रहा होता है तो उसमें क्या मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है या किस तरह की मूवमेंट हो रही है, ये काइनेस्थेटिक सेंसेशन ब्रेन को बताती है, और ब्रेन तब जाके मूवमेंट्स को परफॉर्म कराता है। तो अगर ये काइनेस्थेटिक सेंसेशन लॉस हो रही हैं, इट्स मीन ब्रेन तक सिग्नल नहीं जा रहे, ब्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहे, तो क्या होगा कि ब्रेन जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करवाएगा, तो मूवमेंट जो है अनकंट्रोल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इंसान है, उसको हम कहते हैं, एक स्पून देते हैं, हाँ कहते हैं कि इससे ना ईटिंग करो, कुछ भी खा लो, तो जब वो स्पून को अपने मुंह तक लेके जाने की कोशिश करता है ना, तो उसका बैलेंस नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो उसका स्पून मुंह की तरफ जाने के बजाय नोज़ में या आइज़ में इस तरह ऊपर या नीचे चला जाता है, तो पूरा कंप्लीट नहीं होता। तो इस इंसान को डेली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि मेन तो होता है ये हमारे डेली एक्टिविटीज़ में जो बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसका बैलेंस ख़राब हो गया, कोऑर्डिनेशन लॉस हो गई है, कोऑर्डिनेशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी यहाँ पे, जब आपने कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि ये 3 तरह से होती हैं। स्मूथ, 3 चीज़ें, 3 पॉइंट्स में होनी चाहिए, एक्यूरेट एंड देन पर्पसफुल। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में ये 3 पॉइंट्स लाजमी होनी चाहिए, पर्पसफुल, स्मूथ और एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर तो ये नहीं है, यानी मूवमेंट्स एक्यूरेटली नहीं हो रही, तो इट्स मीन कि कोऑर्डिनेशन लॉस हो गई है, इनकोऑर्डिनेशन आ गई, मूवमेंट्स कंट्रोल नहीं है। अब इसने डॉक्टर एच.एस. फ्रैंकल हैं, इनका मेन
पर्पज़ ही यही था, एम यही था कि मूवमेंट्स कंट्रोल हो जाएं। जब मूवमेंट्स कंट्रोल में आएंगी तो वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ के काम जो है वो इजीली परफॉर्म कर लेगा, यानी कि खाना पीना या अपना नहाना या इस तरह से कोई भी एक्टिविटीज़ है, अगर इतना बड़ा इंसान है उसे उसके पेरेंट्स या कोई साथ में कोई और ये वाली एक्टिविटीज़ करवा रहा है, उसको खाना भी कोई और खिला रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है लाइफ। तो इन एक्सरसाइज से उसका बेसिक एम ये था कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो खुद से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने लग जाए। इसका एम ये था कि जो दूसरी सेंसेशन है, जैसे कि हमारी साइट है, साउंड है, टच है, ये वाली सेंसेशन जो इंटैक्ट हैं, इनको यूज़ करके उसका कॉन्फिडेंस दोबारा से डेवलप हो जाए, उसकी मूवमेंट्स कंट्रोल हो जाए। ये था डॉक्टर एच.एस. फ्रैंकल का पर्पज़। अब इसकी देखते हैं टेक्निक। अब देखते हैं टेक्निक्स में पोजीशन एंड सूटेबली क्लॉथ, ये फर्स्ट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर तो उसको जब भी कोई एक्सरसाइज करानी है, कोई भी पेशेंट है जिसमें कोऑर्डिनेशन लॉस है, तो उसकी पोजीशन और उसकी क्लॉथिंग इस तरह से हो कि वो बॉडी का जो भी पार्ट मूव कर रहा है वो इजीली देख सके उसको। यहाँ पे फ्रैंकल एक्सरसाइज में हम सिर्फ अपर लिम और लोअर लिम यानी कि आर्म्स और लेग्स की एक्सरसाइज कराते हैं। तो इसमें ये ख्याल रखना है कि उसकी पोजीशन ऐसी हो, फॉर एग्जांपल अगर हम उसे लाइन में करा रहे हैं, वो लेटा हुआ है पर्सन, तो उसको थोड़ा सा हेड के नीचे पिलो रख के प्रॉप अप कर देते हैं हेड, ताकि वो इजीली अपनी लेग को मूव करते हुए देख ले, और उसकी क्लॉथिंग भी इस तरह से सूटेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है कि हम उसे एक्सरसाइज कराने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं एक्सरसाइज के बारे में, उस पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे कि हम तुम्हें इस तरह से एक्सरसाइज कराने लगे हैं। उसे नहीं पता कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन क्या है, तो हम उसे समझा देंगे कि तुमने अपने आर्म को इस तरह मोड़ना है, तुमने लेग को इस तरह मोड़ना है, तो हम उसे डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं। देन आता है फुल अटेंशन। तो जो भी पेशेंट है जिसको हम कराने लगे हैं उसकी प्रॉपर अटेंशन होनी चाहिए एक्सरसाइज करते हुए। अगर उसकी अटेंशन नहीं होगी तो वो फिर से वैसे ही रॉन्ग मूवमेंट करेगा और उसकी कोऑर्डिनेशन हम नहीं ला सकेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ मूवमेंट। स्पीड ऑफ मूवमेंट में यह है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है या तो काउंटिंग कर लेगा, ठीक है, 1 2 3 इस तरह काउंट करेगा और उसको वो मूवमेंट परफॉर्म करेगा, या फिर उसे म्यूज़िक लगा देते हैं। जैसे कि हम अक्सर वेट लॉस के लिए या इस तरह से कोई एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम म्यूज़िक लगा लेते हैं साथ में। म्यूज़िक जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है उसके लिए, वो इंजॉय भी करता है और पेशेंट एक्सरसाइज भी करता है। तो म्यूज़िक लगा देते हैं, उसके साथ रिदम के साथ वो उसी स्पीड से मूवमेंट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ मूवमेंट। रेंज ऑफ मूवमेंट में है हम उसे मार्किंग कर देते हैं, फ्लोर पे करानी है या फिर काउच पे करानी है या जहाँ पे भी करानी है, हम मार्क लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फुट के निशान बनाए हैं, तो इस तरह से निशान बना के उसे दे सकते हैं कि इसी के ऊपर तुमने चल के आगे जाना है, मूव करना है, ठीक है। या फिर इस तरह फ्लोर पे मार्किंग कर देने हैं कि इस तरह तुमने साइड बाय साइड चलना है, तो ये उसको मार्किंग कर देते हैं ताकि उसे रेंज पता चल जाए। नेक्स्ट है रिपीट। रेपिटिशंस हमने उसे इतनी करानी है पेशेंट को कि उसको फुली प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाए एक्सरसाइज, और जब उसके लिए परफॉर्म करना फर्स्ट जब स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, उसे करना बहुत मुश्किल लग रहा होगा। जब वो देख देख के अपनी करेगा और उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो फिर रेपिटिशन से बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसके लिए जब सिंपल हो जाएगी एक्सरसाइज, तब हम उसे प्रोग्रेशन की तरफ, मोर एडवांस एक्सरसाइज की तरफ लेके जाते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है कि आप ये फ्रैंकल एक्सरसाइज हमेशा ग्रुप में कराएं। जब ग्रुप में कराएंगे, 2-4 लोग एक साथ करेंगे, तो इससे कॉन्फिडेंस ज़्यादा डेवलप होता है। क्योंकि एक दूसरे को देख के ना होता है कि अगर वो कर रहा है, वो अपने मूवमेंट्स पे कंट्रोल ला रहा है, तो मैं भी लाऊं। तो इस तरह से एक कंपटीशन हो जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग इफेक्ट आता है इसका। देन है रेस्ट पीरियड। अगर आपने एक्सरसाइज कराई है किसी को, स्पेशली जो पीरियड्स में आते हैं ना, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा बच्चे इस तरह के होते हैं जिन्हें कोऑर्डिनेशन का इशू होता है। पहले तो फ्रैंकल एक्सरसाइज ने टिबिस डोर्सालिस के ट्रीटमेंट के लिए ये एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कराई थी, लेकिन बाद में ये कोऑर्डिनेशन की कोई भी डिजीज़ थी उसमें ये ना करने लग गए। हम ये यूज़ करते हैं, हर किस्म की जो भी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है हम ये वाली एक्सरसाइज कराते हैं, स्पेशली बच्चों को पीरियड्स में कराते हैं। तो पीरियड्स में क्या है कि बच्चे अगर स्टार्ट में एक बच्चा आया है, उसे आपने फर्स्ट डे इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करा दी है कि उसे रेस्ट ही नहीं मिला, तो वो फटीग हो जाएगा। नेक्स्ट डे वो आपको टच भी नहीं करने देगा। तो इसलिए रेस्ट पीरियड ज़्यादा रखना है स्टार्ट में, उसे एक्सरसाइज कम करानी है, रेस्ट पीरियड ज़्यादा देना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उसे प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आपने बढ़ाते हैं जाना।
नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोग्रेशन। देखिए प्रोग्रेशन में क्या आता है कि आप पहले उसे सिंपल एक्सरसाइज करा रहे थे जो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गई हैं करना, तो आपने उसे प्रोग्रेस करना है, उसमें प्रोग्रेशन लेके आनी है, उसके मूवमेंट्स को एडवांस करना है। तो इसमें किस तरह से एडवांसमेंट लेके आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें स्पीड। ठीक है, स्पीड किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं उसकी? वो जो उसे म्यूज़िक दे रहे थे जिस पे वो रेपिटेशन कर रहा था, तो म्यूज़िक को फास्ट दे दें, पहले स्लो स्लो म्यूज़िक पे उसे कराएं, देन फास्ट पे, तो ये इस तरह उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। देन रेंज में क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने मार्किंग की है तो इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रख लें, इस तरह उसकी रेंज बढ़ा लें। रेंज बढ़ाएंगे तो थोड़ी सी उसके लिए डिफ़िकल्टी आएगी और उसकी मूवमेंट एडवांस होंगी। देन आता है कम्प्लेक्सिटी, यानी कि आप सिंपल एक्सरसाइज करा रहे थे, एक फ्लेक्शन करा रहे थे, फिर एक्सटेंशन करा रहे थे, आप उसे कम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है, यानी कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, देन एबडक्शन, एडक्शन साथ में, चारों एक्सरसाइज एक साथ करा लें। या फिर जैसे अगर एडवांस की तरफ जाते हैं, उसे वॉकिंग करा रहे हैं, सिंपल वो चल रहा है, फिर हम उसके कम्प्लेक्सिटी की तरफ क्या करेंगे, उसके हाथ में इस तरह बार्स पकड़ा देते हैं, एक उसके साथ एक और पेशेंट या फिर कोई भी हो सकता है उसके साथ दे देते हैं उसको कि ये बार्स पकड़ें। और जिस तरह से मार्चिंग होती है ना, आपने अक्सर पुलिस वालों को देखा होगा, जब वो चलते हैं तो मार्च कर रहे होते हैं, उनके हैंड आगे पीछे इस तरह आर्म्स मूव कर रही होती हैं। तो यहाँ पे जब बार्स पकड़ाते हैं तो ये मार्चिंग वाली उनकी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे ना सिर्फ इनके लोअर लिम्ब इन्वॉल्व है बल्कि अपर लिम्ब भी है। तो ये इसके लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही है, एक्सरसाइज मुश्किल हो रही है, टफ हो रही है। तो जब ये एक्सरसाइज करेगा तो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल आएगा। देन आती है डायरेक्शन एंड अल्टरेशन। डायरेक्शन में क्या है, एंड कोई भी वो मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मैं कोई ऐसे कोई भी चीज़ ऑब्स्टेकल दे दूँगी, जैसे कि मैंने ये रख दिया, ठीक है, तो उसने डायरेक्शन चेंज करनी है, यहाँ से उसने यूँ मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे जब आया, यहाँ पे मैंने फिर ऑब्स्टेकल रख दी, तो यहाँ से फिर इस तरह मूव करना है। तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है, दरमियान में हर्डल्स ला देने हैं हमने, ताकि वो उसके लिए थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाए, एक्सरसाइज थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाए। देन आती है सिंपल एक्सरसाइज बिल्ड अप इनटू सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल कराते हैं, ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन लाइन में, देन फिर सिटिंग में, फिर स्टैंडिंग में। अब हमने उसे सीक्वेंस में करानी है, यानी लाइन, सिटिंग, स्टैंडिंग एक सीक्वेंस आ जाएगा उसके अंदर। एक में परफॉर्म नहीं करनी, एक एक्सरसाइज फ्लेक्शन उसने लाइन में कर दी, फिर सिटिंग में बिठा के उसे करा लिया, स्टैंडिंग में फिर वॉकिंग करवाने लग गए, यानी कि एक सीक्वेंस लेके आना है ताकि उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए। ये था इंट्रोडक्शन टेक्निक्स और प्रोग्रेशन के बारे में। यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगी इसकी एग्जांपल, यानी कि फ्रैंकल एक्सरसाइज में हम किस किस तरह से करा सकते हैं, एग्जांपल कौन कौन सी हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।